चलिए अब अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कौन सी, दिस इज दैट क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये क्या होती है, तो हम बोलेंगे एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है ना। ये केमिस्ट्री में क्या रहेगी, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसका यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता है। हम बोलेंगे एक तो मिक्सचर जो होता है उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करने में। ठीक है, तो पहला यूज क्या होता है, इट इज टू सेपरेट मिक्सचर इनटू कंपोनेंट्स, है ना। दूसरा क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स का यदि हमको प्यूरिटी टेस्टिंग करना है तो वो भी क्रोमेटोग्राफी से किया जा सकता है ना। तो क्या बोले हमने, क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसके है ना क्या रहेंगे, इट इज वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन हो सकते हैं, है ना। कंपाउंड्स की प्यूरिटी टेस्टिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जा सकता है। ठीक, आगे बात समझ में। ठीक है, इसके बाद क्रोमेटोग्राफी की जो मेथड होती है ये मेथड होती क्या है ना। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि मिक्सचर जो होता है ना, इसको अपन अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, दैट इज ओवर अ स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक होती है होती क्या है, तो हम बोलेंगे जिस मिक्सचर को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, उसको हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे उसको हम एक स्टेशनरी फेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सैंपल एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो स्टेशनरी फेज होता है ये क्या रहेगा, इट कैन बी अ सॉलिड और इट इवन कैन बी अ लिक्विड। ठीक है, कैसे भी आगे समझ में आएगा, है ना। स्टेशनरी फेज जो होती है सॉलिड या लिक्विड दोनों हो सकती है ना। तो मिक्सचर को हम क्या करते हैं, जिसको हमको सेपरेट करना है उसको अप्लाई करते हैं सॉलिड या लिक्विड के ऊपर, जिसको क्या कहा जाता है, स्टेशनरी फेज कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट या सॉल्वेंट का मिक्सचर या इवन गैस जो है, ठीक है, इसको हम अलाउ करते हैं कि वो स्टेशनरी फेज के ऊपर से फ्लो करके निकले। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट होता है या सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है या जो गैस होती है इसको क्या कहा जाता है, मोबाइल फेज कहा जाता है। समझ आती बात ये। ठीक है, तो मोबाइल फेज जो है जब ये स्टेशनरी फेज पर चलकर आगे की तरफ जाती है ना, जब इसके ऊपर से मूव करती है तो जो सैंपल हमने अप्लाई किया था मिक्सचर जिसको हमको सेपरेट करना था, ठीक है, उसका भी इसको एक्सपोजर मिलता है, तो हम बोलेंगे उसके साथ क्या हो जाएगा, धीरे 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 फ्लो करता है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका मोबाइल फेज के साथ जो ट्रेवलिंग होता है, ठीक है, या उल्टा बोलें कि स्टेशनरी फेज के साथ जो उनकी एफिनिटी होती है, तो हम बोलेंगे जो जितना ज़्यादा एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ रखता है वो मोबाइल फेज के साथ उतना कम ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जिसकी स्टेशनरी फेज से एफिनिटी ज़्यादा होती है वो नीचे रुक जाता है। ठीक है ना। और जिसकी मोबाइल फेज से एफिनिटी ज़्यादा होती है वो क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा ट्रेवल कर जाता है, किसके ऊपर ही, तो हम बोलेंगे दैट इज ओवर द स्टेशनरी फेज ऑनली। ठीक है, तो क्या बोले हमने, तो इस तरीके से मिक्सचर जो होता है उसके कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने, क्रोमेटोग्राफी में ये क्या होगा, स्टेशनरी फेज होगा जो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, जिसके ऊपर मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं ना, सैंपल जिसको हम बोलते हैं जिसको हमको सेपरेट करना था। फिर इसके ऊपर एक मोबाइल फेज को ट्रेवल करवाया जाता है जो या तो एक प्योर सॉल्वेंट हो सकता है या सॉल्वेंट्स का मिक्सचर हो सकता है या गैस भी हो सकती है। समझ आ गई बात ये, इसको हमने क्या बोला, दैट इज मोबाइल फेज। ठीक है, अब मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, इनसे इन सब्सटेंसेस की रिलेटिव एफिनिटी कैसी है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सब्सटेंसेस जो होते हैं वो स्टेशनरी फेज पर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और इस वजह से क्या हो जाएगा, उनका सेपरेशन हो जाता है ना। सो दिस इज व्हाट दैट क्रोमेटोग्राफी। समझ आ गई बात ये। अब क्रोमेटोग्राफी जो होती है बहुत सारे टाइप्स की, हमको जो पढ़ना है ना हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो हम बोलेंगे इनके दो प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो प्रिंसिपल के बेसिस पर ये दो टाइप की होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, एक होती है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जिसका प्रिंसिपल इज व्हाट दैट डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, है ना, इसको समझते हैं अभी अपन। और दूसरी जो होती है दैट इज व्हाट दैट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जहां पर क्या होगा, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज जो होता है वो लिक्विड लिक्विड के बीच में या फ्लूइड फ्लूइड के बीच में होता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्रोमेटोग्राफी जो होती है दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है बेसिकली, एक होती है एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर और दूसरी होती है पार्टीशन के प्रिंसिपल पर। ठीक है, तो हम क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, वन इज व्हाट दैट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड अदर इज व्हाट दैट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। समझ आ गई बात ये। ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसमें प्रिंसिपल क्या बोला अपन ने, तो हमने बोला डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, है ना। डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मतलब क्या,
तो हम बोलेंगे कि जो स्टेशनरी फेज होती है उसके ऊपर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका जो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट होता है वो अलग अलग होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। आती बात समझ में, है ना। क्या बोला अपन ने, तो हमने बोला जिन सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करने जा रहे हैं उन सब्सटेंसेस की एफिनिटी जो होती है किसके साथ, एड्सॉर्बेंट, या जो स्टेशनरी फेज होता है उसको हम एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। तो जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ क्या रहेगी, उसकी एफिनिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो ज़्यादा जोर से है ना या ज़्यादा एक्सटेंट तक क्या होगा, एड्सॉर्ब्ड रहेगा या चिपका रहेगा किसके ऊपर, स्टेशनरी फेज के ऊपर। तो हम बोलेंगे उसको मोबाइल फेज के साथ ट्रेवल करवाना उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, वो जिसका एड्सॉर्प्शन कम होता है वो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे वो ज़्यादा आसानी से मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। समझ आ गई बात ये। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का, ये क्या है, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, है ना। यहाँ एड्सॉर्प्शन लिखा है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा हो तो आप समझ लेना कि डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ओवर एड्सॉर्बेंट, दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। समझ आ गई बात ये। ठीक है, अब जो एड्सॉर्बेंट यहाँ लिया जाता है स्टेशनरी फेज के फॉर्म में वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे या तो सिलिका जेल होता है और इट इज व्हाट दैट, एल्यूमिना। ठीक है, ये पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ भी अपन ने, है ना, कि एड्सॉर्बेंट जो है इसका काम कौन करता है, तो हम बोलेंगे या तो सिलिका जेल और इट इज व्हाट दैट, एल्यूमिना, है ना। दे फंक्शन इज व्हाट दैट एड्सॉर्बेंट इन दिस एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। समझ आ गई बात ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फाइन डिटेल्स डिपेंडेंट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसके और फर्दर टाइप्स होते हैं, ये इनके एग्जांपल्स हम बोल लें तो इसमें एक जो होती है वो कौन सी रहेगी, दैट वी कॉल दैट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है ये कौन सी रहेगी, दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या होता है, तो हम बोलेंगे कॉलम प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कॉलम कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे ग्लास ट्यूब होती है ना, ब्यूरेट थोड़ा पतला होता है, थोड़ी सी ज़्यादा मोटी उससे। ठीक है ना, ज़्यादा डायमीटर वाली, है ना, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके बॉटम पर ग्लास फुल लगा हुआ होता है ना। ये क्या रहेगा, दैट इज पोरस, सिलिका या एल्यूमिना या सॉलिड, सिलिका एल्यूमिना को तो अपने अंदर से ट्रेवल नहीं करने देगा ये, लेकिन लिक्विड इसमें से फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इसके बॉटम पर क्या होता है, ग्लास वुल का बेस बना दिया जाता है। इधर स्टॉप कॉक होगा, इसके अंदर हम किसको फिलअप कर देते हैं, तो हम बोलेंगे इसके अंदर हम फिलअप कर देते हैं एल्यूमिना को या सिलिका को। समझ आ गई बात ये। इसके जो एल्यूमिनियम सिलिका के जो डायमीटर साइज होता है, पार्टिकल्स का जो डायमेंशन होता है वो अलग अलग होता है ना। तो वो किन सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर रहे हैं, कितनी प्यूरिटी हमको चाहिए, उसके हिसाब से वो पार्टिकल्स का डायमेंशन सिलेक्ट किया जाता है ना। एल्यूमिनियम सिलिका अलग अलग टाइप के सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको अपन इसके अंदर फिलअप कर देते हैं फिर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये इस तरीके से हमने कॉलम तैयार कर लिया, किसके लिए, दैट इज फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। समझ आ गई बात ये। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए मतलब कॉलम को बनाते समय हम जो भी सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करने वाले हैं ना, एक बार सॉलिड भर दिया उसके बाद एक्सेस में उसके ऊपर अपन पहले क्या डाल देते हैं, दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, ताकि जो भी एयर बबल्स वगैरह हो उनको हम पहले ही हटा दें, अदरवाइज प्रोसेस की इफिशियंसी खराब हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो भी सॉल्वेंट हम यूज करने वाले हैं किसके लिए, दैट इज एज मोबाइल फेज, उसको हम एक्सेस में हाथ पर डालकर है ना क्या करवा लेते हैं, इसमें से एयर बबल वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। समझ आ गई बात ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमने बोला जैसे ये यहाँ तक, तो क्या था, दिस वाज कॉलम को हमने पैक कर दिया किससे, दैट इज विद एड्सॉर्बेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके अंदर हमने लिक्विड तो डाल ही रखा है। ठीक है ना, सॉल्वेंट जो था वो हमने डाल रखा है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, जिस मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है, ठीक है, उस मिक्सचर को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, या उसको हम बोलते हैं कॉलम का लोडिंग करना, है ना। द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, नाउ इट इज ट्रांसफर्ड इनटू व्हाट दैट, कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम बोलने लगेंगे। समझ में आ गया ना, कॉलम को हमने पैक कर लिया है, नाउ इट इज रेडी फॉर व्हाट दैट, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो कॉलम के ऊपर अपन ने क्या किया, सैंपल को लोड किया। सैंपल जिसको हम सेपरेट करते हैं उसको जब कॉलम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लोडिंग और कॉलम कहलाता है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, अब क्या होगा, हम बोलेंगे ऊपर से हम क्या करते हैं, वो जो मोबाइल फेज है उसको डालते हैं। ठीक है, और इसका लेवल ही कांस्टेंट रखेंगे। ये जो स्टॉप कॉक होता है उसको अपन ओपन कर देते हैं और नीचे एक रिसीवर लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे ऊपर से ना कौन आने लगेगा, तो हम बोलते हैं ऊपर से सॉल्वेंट जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, इनके बीच में जो भी गैप होंगे वो लिक्विड को रोक नहीं पाएंगे, तो लिक्विड धीरे धीरे यहाँ से ना क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगता है। स्टॉप कॉक को हमने ओपन कर दिया है, तो
क्या हो जाएगा, यहाँ से ड्रॉप वाइज वो जो लिक्विड ऊपर से आ रहा है वो नीचे जाता जाता है। समझ आ रही बात ये, ठीक है। अब क्या होगा, लिक्विड को हम लगातार डालते जा रहे हैं, इसको एल्यूएंट भी बोलते हैं। ये टर्म भी याद रखना है इनको क्वेश्चन के लिए, है ना। दिस इज सॉल्वेंट या मोबाइल फेज जो हमने लिया है ना, दिस इज व्हाट एल्यूएंट। हम इसको एल्यूट करना चाह रहे हैं, है ना, बाहर निकालना चाह रहे हैं ये जो सब्सटेंस हमने ली। तो से फॉर एग्जाम्पल ABC था ये, ठीक है, ABC का मिक्सचर था। तो धीरे धीरे विद द एडवांसमेंट ऑफ द प्रोसेस क्या होगा, हम बोलेंगे जैसे ए की क्या थी, इसका एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट जो था ये ज्यादा था, ठीक है। तो ए का यदि एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट ज्यादा होगा तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये किस पर, तो ये एड्सॉर्बेंट के ऊपर ज्यादा देर तक चिपका रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ये ट्रेवल कम करता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब ऐसा यदि होगा हम बोलेंगे बी और सी, इनके रिलेटिवली क्या थी, एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी कम थी, तो ये क्या हो जाते हैं, तो एड्सॉर्ब नहीं होते, मतलब मोबाइल फेज के साथ ज्यादा ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स को लगातार डालते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लगातार डालते जाने पर हमको क्या दिखेगा, ई की एसिडिटी सबसे ज्यादा, तो ये क्या है, कॉलम पर ज्यादा देर तक रहेगा। बी की उससे कम थी तो थोड़ा नीचे आ गया, सी की सबसे कम थी और नीचे आ गया। तो हम इस प्रोसेस को जब कंटिन्यू करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी की एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी सबसे कम थी, तो ये कॉलम से सबसे पहले बाहर निकल जाता है। आगे समझ में, बी उसके बाद निकलेगा और ए सबसे आखिरी में निकलेगा, ठीक है। तो जैसे हमको कौन सी चीजें दे दी जाएगी, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, तो हमसे बोल दिया जाएगा इट इज ABC, तीन अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, उन सब्सटेंसेज में है ना क्या कर दिया कि एक सॉल्वेंट मिक्सचर, उसका नेचर हमको बता दिया, ठीक है। और हमको बोला है उसमें कि इसमें बताओ सबसे पहले कौन इल्यूट होगा, तो सबसे पहले इल्यूट कौन होगा, तो हम बोलेंगे जिसकी एफिनिटी किससे सबसे कम रहेगी, तो हम बोलेंगे दैट इज एड्सॉर्बेंट से सबसे कम रहेगी और मोबाइल फेज से सबसे ज्यादा रहेगी, उसका इल्यूजन जो होता है वो सबसे पहले होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सी जो होता है दैट विल बी इल्यूटेड आउट फर्स्ट, ठीक है। और ए जो है इसका इल्यूजन सबसे आखिरी में होता है। आगे के समझ में अच्छे से ही, ठीक है। तो ये इनकी जो डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन एबिलिटी थी उसके बेसिस पर अपन ने क्या कर लिया, इनको सेपरेट कर लिया। आगे समझ में, ठीक है। फिर एक ये नीचे लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी के ऑर्डर में इनकी टेंडेंसी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना क्वेश्चंस के लिए, इट इज हेक्सेन CCl4, DCM स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोमीथेन, देन इट इज बेंजीन, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर इथाइल एसीटेट, एसीटोन एंड अल्कोहल, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलर सब्सटेंसेज यदि हैं और अल्कोहल को हमने क्या लिया है, एज एन एलिमेंट लिया है, तो हम बोलेंगे जो सब्सटेंस सबसे ज्यादा पोलर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, पोलर नॉन पोलर का मिक्सचर है और हमने किसको लिया है, हेक्सेन एज एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, जो नॉन पोलर होगा वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा। समझ आ गई बात ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेंगे ना, पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी डिपेंडेंट, कि सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर है उस सब्सटेंसेस के मिक्सचर में क्या बोला जाएगा, या तो सबसे पहले कौन बाहर आता है, सबसे आखिरी में कौन बाहर आता है, ठीक है। या ऑर्डर पूछ लिया जाएगा कि जैसे ABC तीन सब्सटेंसेज हैं, कौन सबसे पहले बाहर निकला, कौन बीच में और कौन तीसरे नंबर पर निकला, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड हैं, यदि क्या है सॉल्वेंट पोलर वाला ज्यादा है तो जो सब्सटेंस ज्यादा पोलर होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या बोला अपन ने, सॉल्वेंट पोलर है और कौन सी चीज है, जो सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड थे वो नॉन पोलर ज्यादा थे, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रिजल्ट विल बी द ऑपोजिट। समझ आ गई बात ही, तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन क्वेश्चंस भी देख लेंगे। फिर इसके बाद इसी का जो दूसरा एग्जांपल होता है वो काम करेगा, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी क्या है, एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होती है, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे एक ग्लास की प्लेट के ऊपर ये जो एड्सॉर्बेंट होता है दैट इज एल्यूमिनियम या सिलिका, इसकी एक कोटिंग जमा देते हैं, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.2 mm, ये भी क्वेश्चन के लिए हमको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से जो हमको डिवाइस मिलती है, ठीक है, ग्लास प्लेट जो है जिसके ऊपर अपन ने एल्यूमिनियम या सिलिका का कोटिंग कर दिया है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्रोमो प्लेट कहा जाता है, ये इसको कहा जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें भी ना, जैसे ये है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है या क्रोमो प्लेट है, इसमें जो बेस लाइन होती है, ठीक है, इसके ऊपर मतलब इसमें इससे बॉटम से थोड़ा सा ऊपर एक लाइन अपन बना देते हैं जिसको बेस लाइन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो बेस लाइन होती है
इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसके ऊपर अपन सैंपल को अप्लाई करते हैं, है ना, जिसको हमको सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे उसके बाद, है ना, क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसको, ये जार है जिसके अंदर हमने क्या रखा है, तो हमने बोला लिक्विड रखा है हमने, है ना, जो क्या हो सकता है, इट इज मिक्सचर हो सकता है या प्योर लिक्विड हो सकता है ना, सॉल्वेंट का मिक्सचर, ये क्या, दिस इज मोबाइल फेज, और ये जो प्लेट है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी, दैट इज स्टेशनरी फेज, ठीक है। फिर इस प्लेट को हम इसकी वॉल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर से इसको अपन ने लिड से कवर कर दिया, है ना। अब क्या होगा, तो धीरे धीरे जो सॉल्वेंट होता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है। प्रिंसिपल वो ये, जिसके एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी ज्यादा होगी वो क्या होगा, यहाँ ज्यादा देर चिपका रहेगा, जिसके एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी कम है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा ऊपर तक सॉल्वेंट के साथ ट्रेवल कर जाता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। अभी जो मतलब कौन सी चीज होती है, ये जो सॉल्वेंट होता है इसको हम इसका जो टॉप होता है उससे थोड़ा सा नीचे तक ट्रेवल करने देते हैं, ठीक है। तो ये जो बेस लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, मोबाइल फेज ने, इसको क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट फ्रंट कहा जाता है। समझ आ गई बात, ये है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं। क्लियर होगी बात, ये है ना। अब जैसे ए बी और सी, तीन सब्सटेंसेस अलग अलग ट्रेवल हो गए, ठीक है। अब इनका जो रिलेटिव एड्सॉर्प्शन होता है ना, इस पर एड्सॉर्बेंट पर इनका जो रिलेटिव एड्सॉर्प्शन होता है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए टर्म होती है जिसको बोला जाता है आर एफ, विच इज कॉल्ड व्हाट, दैट रिटार्डेशन फैक्टर, है ना। क्या बोला अपन ने, रिलेटिव एड्सॉर्प्शन जो है अलग अलग सब्सटेंसेस का, इसको अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं किसके टर्म्स में, तो हम बोलेंगे इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एफ वैल्यू, है ना, दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर, जो काफी सिंपल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज बेस लाइन से ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको अपन ने बोल दिया दैट इज एक्स, ठीक है। और कौन सी चीज है, ई की आर एफ वैल्यू निकालनी है, तो बेस लाइन से सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको अपन ने क्या बोला, दैट इज सॉल्वेंट फ्रंट, इसको अपन ने क्या बोला, वाई, ठीक है। तो इट इज एक्स डिवाइडेड बाय वाई जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज एक्स की आर एफ वैल्यू होती है। समझ आ गई बात, ये ना, वो क्या रहेगी, एक्स की आर एफ वैल्यू होती है। तो इट इज डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन divided by distance moved by the solvent from baseline, which is also called what, that solvent front। आया समझ में, ठीक है ना। आप जैसे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे अपने लिए ना, कि जैसे कौन सी चीज बोली है, कि हमको बोला ए बी सी तीन सब्सटेंसेस हैं और उनकी आर एफ वैल्यूज आर सो एंड सो, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे जिसकी आर एफ वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्या हो जाएगा, उसका एड्सॉर्प्शन उतना कम था, है ना, वो क्या हो गया, मोबाइल फेज के साथ उतना ज्यादा ऊपर तक ट्रेवल कर गया, है ना। क्योंकि ये रेशियो जितना ज्यादा आएगा क्या रहेगा, आर एफ वैल्यू उतनी ज्यादा, और आर एफ वैल्यू जितनी ज्यादा क्या बोलेंगे अपन, सब्सटेंस का एड्सॉर्प्शन उतना कम, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, तो हमको 3 4 5 सब्सटेंसेस दे दिए जाएंगे, वो बोला जाएगा इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी फॉर एड्सॉर्प्शन ओवर एड्सॉर्बेंट। आगे समझ में, तो हम क्या बोलते हैं, आर एफ वैल्यू जितनी ज्यादा क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी उतनी कम, है ना। इनवर्स रिलेशन होता है, लिख लो तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आ गई बात, ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करने का बन सकता है, कि ए बी और सी इनके अलग अलग डिस्टेंसेज है, इनने इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सॉल्वेंट फ्रंट इतना है, अब बताओ बी की आर एफ वैल्यू क्या है, या ए की क्या है, या सी की क्या है, तो दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल टू डिराइव। समझ आ गई बात अच्छे से, ये ठीक है। अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे, अब जैसे ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या कर लिया अपन ने, इसको अब जार में से बाहर निकाल लिया है, ये सारी चीजें देखी। अब क्या है, ए बी और सी यदि ये कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं तो हमको सीधे नेकेड आई से दिख जाएंगे। समझ आ रही है ना बात, ये ठीक है। बट यदि क्या नहीं है, ये कलर्ड सब्सटेंसेस नहीं है, ठीक है, कलरलेस है ये, और क्या है, कलरलेस इस वजह से दिख नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, पर इनमें यदि फ्लोरोसेंस की टेंडेंसी होती है, तो ये जो क्रोमोप्लेट होती है इसको अपन कहाँ रखते हैं, दैट इज इन अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट में क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंस की वजह से ये जो स्पॉट्स होते हैं अलग अलग ए बी और सी के, ये वहां पर हमको चमक कर दिखने लगते हैं। समझ आ गई बात, ये ठीक है। फिर कौन सी चीज हो सकती है, तो हम बोलेंगे कलरलेस हो और फ्लोरोसेंस शो न करें, बट ये क्या कर सकते हो, आयोडीन का एड्सॉर्प्शन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे वाली जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट होती है इसको एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में आयोडीन क्रिस्टल के साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो आयोडीन होता है ये क्या करता है, तो हम बोलेंगे सब्लिमेशन शो करता है, ठीक है। अब यदि सब्लिमेशन शो करेगा तो क्या हो जाएगा, आयोडीन उड़कर क्या करता है, तो हम बोलेंगे अलग अलग जो
स्पॉट्स थे उन पर जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर के स्पॉट्स हमको दिखने लगेंगे। समझ आ गई बात ये है ना, ब्राउन कलर के स्पॉट्स हमको दिख जाते हैं। ठीक है, फिर कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसमें जैसे अमीनो एसिड्स का मिक्सचर यदि हमने बाई चांस सेपरेट किया है तो क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे कभी कभी हम ये जो वो होता है अपना क्या बोलेंगे ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट जो होती है इसके ऊपर कुछ सब्सटेंसेस का स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स अलग अलग सेपरेट हुए थे वो हमको कलर के फॉर्म में दिख जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, है ना, इनको सेपरेट जब हम करते हैं किससे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दैट इज आल्सो कॉल्ड टीएलसी इन शॉर्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हम निनहाइड्रीन का स्प्रे करते हैं। तो ये भी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब कौन सी चीज है, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ दैट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, है ना, जिससे हम क्या कर पाए, सब्सटेंसेस जो सेपरेट हुए हैं उनको ऑब्जर्व कर पाए। समझ आ गई बात ये, है ना। क्वेश्चन क्या भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि, है ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सब्सटेंस यदि कलरलेस है, ठीक है, और आपको उसकी प्रेजेंस फील करनी है, तो हाउ यू कैन डू, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यू कैन डू, तो अपने देख लिया ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, अमीनो एसिड्स जो हैं, ठीक है, इनको टीएलसी से सेपरेट करने के बाद इनको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बाय स्प्रेइंग निनहाइड्रीन। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसमें हमने क्या बोला, इट इज लिक्विड लिक्विड के बीच में, है ना, क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे लिक्विड लिक्विड के बीच में सब्सटेंसेस का सेपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। क्लियर है बात ये, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसमें एक एग्जांपल जो दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी विच इज वेरी मच सिमिलर टू थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसलिए एक साथ ही देख ले रहे हैं, ज्यादा 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो क्या बोलेंगे अपन इसमें, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज किया जाता है जिसको क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोला जाता है। ठीक है, उसकी एक स्ट्रिप अपन काट लेते हैं। ठीक है, उस स्ट्रिप के ऊपर अपन क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही, ये जो वो होता है अपना क्रोमेटोग्राफिक पेपर, इसमें क्या रहेगा, वाटर ट्रैप्ड होता है, जो कैसा काम करेगा, स्टेशनरी फेज जैसा काम करता है। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पूछा स्टेशनरी फेज कौन होता है, तो आंसर रहेगा हमारा वाटर, है ना, विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसको भी अपन वैसे ही करेंगे, इसी टाइप के डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, थिन लेयर की जगह बस आपको क्या करना है, पेपर की स्ट्रिप लेनी है, यहाँ पर भी बेस लाइन बनती है, यहाँ भी सब्सटेंस को हम अप्लाई करते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको पेपर को इधर हैंग कर देते हैं लिड से। ठीक है, और इसका जो बॉटम होता है वो किसमें, मोबाइल फेज के कांटेक्ट में होता है। मोबाइल फेज जो है फिर से क्या हो सकता है, अ सिंगल सॉल्वेंट और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, वो क्या करेगा, कैपिलरिटी एक्शन से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो थिन लेयर की जगह इस बार पेपर के ऊपर ट्रेवलिंग हो रही है किसकी, मोबाइल फेज की। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा अपने साथ क्या ले जाएगा, उस सब्सटेंस को ले जाता है जिसके साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा है। तो जिसकी एफिनिटी किससे ज्यादा होती है, वाटर ट्रैप्ड इन पेपर, तो वो क्या हो जाएगा, इस पर नीचे की तरफ रुकता जाता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दो लिक्विड्स के बीच में अलग अलग सब्सटेंसेस का पार्टीशन हो गया, और वो भी इसी तरीके से अलग अलग डिस्टेंसेस पर ट्रेवल कर जाते हैं। ठीक है, वहां भी सब्सटेंसेस यदि कलर्ड होंगे तो डायरेक्टली दिख जाएंगे, और यदि वो कलर्ड नहीं होते तो फिर क्या किया जाएगा, तो हम बोलेंगे फिर इसका पेपर क्रोमेटोग्राम का डेवलपमेंट किया जाता है, दैट इज अगेन बाय स्प्रेइंग ऑफ सम सूटेबल केमिकल, जिससे इन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस को फील किया जा सके और इनसे रिलेटेड कंक्लूजन निकाले जा सके। आगे बात समझ में अच्छे से ही है ना। सो दिस इज व्हाट दैट सिंपल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसका एग्जांपल क्या था, दैट वाज पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टेशनरी फेज क्या है, वाटर ट्रैप्ड इन पेपर, एंड मोबाइल फेज तो क्या हो जाएगा, दैट इज लिक्विड या लिक्विड का मिक्सचर। ठीक है, आरएस वैल्यू जो होती है ये भी प्योर सब्सटेंसेस की फिक्स होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह फिक्स होते हैं वैसे के वैसे ही। तो इस वजह से जो अपने शुरू में बोला था ना कि प्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, सब्सटेंस का आरएस वैल्यू डिटरमिन करके क्या किया जा सकता है, उसकी प्योरिटी जज की जा सकती है। समझ आ गई बात अच्छे से, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी, जो अपने जेईई मेंस और नीट में काम में आने वाले हैं। ठीक है।